हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में सबसे पहले जो बताया था रॉबर्ट हुक ने बताया था, हार्ड और नॉन लिविंग। हार्ड होती है और ये नॉन लिविंग होती है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, यह एक प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है। एनिमल सेल में एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एल्गी में सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनती है। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? एनएचएल ग्लूकोसामाइन है, ये एक पॉलीमर है। प्लांट में सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, हेमिसेल्यूलोज की। और पेक्टिन की, लिग्निन की और क्यूटिन की और सुबेरिन और जाइलोन की। सुबेरिन, क्यूटिन और सुबेरिन क्या है? एक लाइक वैक्स लाइक होते हैं। ये इनका सिंथेसिस स्पेरोसोम्स स्पाइरोसोम्स के द्वारा होता है। सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज पेक्टिन का सिंथेसिस जो है गोल्जी बॉडी में होता है। किसका किसका? सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज पेक्टिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। फिर देखो सेल वॉल की अगर बात करें हम, तो सेल वॉल को हम किसमें डिवाइड कर सकते हैं? एक तो मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। देखो मिडिल लेवल जो होती है ना, ये दो प्लांट सेल के मध्य सीमेंट का कार्य करती है। दो प्लांट सेल के मध्य किसका काम करती है? सीमेंट का कार्य करती है। यह कैल्शियम पेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेप्टाइड की बनी होती है। मतलब के मैच्योर होने पर मिडिल लेमेला डिसॉल्व हो जाती है। जब फ्रूट जो है ना मैच्योर हो जाते हैं ना, तब ये क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, जिसके कारण फ्रूट जूसी और मीठे हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होते हैं? फ्रूट मीठे और जूसी हो जाते हैं। अब बात करें प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये सेल्यूलोज और पेक्टिन का सेल्यूलोज पेक्टिन हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। किस किस की बनी होती है? तीन चीजों की बनी होती है। पेक्टिन की ये बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। यंग स्टेज में लिविंग मेरिस्मेटिक सेल में यंग स्टेज में क्या होती है? ये लिविंग होती है, जैसे कि अपन मेरिस्मेटिक सेल में देखें। बाद में क्या होती है? ये डेड हो जाती है। जब तक मेरिस्टेमेटिक सेल रहती है ना, यंग रहती है, और बाद में क्या होती है? डेड हो जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल की अगर बात करें तो ये थिक होती है, हार्ड होती है और डेड होती है। कैसे होती है? थिक, मोटी मोटी होती है और डेड होती है। और किसकी किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज। ये इसमें देखो सेल्यूलोज ही है, हेमिसेल्यूलोज भी है, पेक्टिन भी है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? लिग्निन और सुबेरिन क्यूटिन की बनी होती है। ठीक है, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन की बनी होती है। तीन चीजें और आ जाती है इसमें। इसमें तीन ही थी। कौन सी थी? सेल्यूलोज था, पेक्टिन था, हेमिसेल्यूलोज था। इसके अंदर क्या जाता है? सेल्यूलोज आ जाता है, पेक्टिन आता है, हेमिसेल्यूलोज साथ में क्या जाता है? लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन की बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल में ना सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल रहती है ना, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये क्या होती है? रिजिड होती है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ना, इसको हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, S1, S2 और S3 के अंदर। तो बात करें टर्सरी सेल वॉल की, ये इनरमोस्ट लेयर होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की ट्रैकिड में प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो रहता है ना, उसकी किस्में देखने को मिलेगी हमको? ट्रैकिड में देखने को मिलेगी। ठीक है, जाइलोन का डिपोजिशन होता है। और इसमें किसका डिपोजिशन पाया जाता है? स्पेसिफिकली जाइलोन का डिपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें हम, सबसे पहले क्या जाती है? प्राइमरी सेल वॉल जो है, जिसके ऊपर क्या क्या है? पेक्टोसेलुलोज और हेमिसेलुलोज है। फिर बाद में क्या कहा जाता है? मिडिल लेमिनर, जिसके ऊपर क्या होता है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। फिर बाद में आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना, वो क्या, इसके अंदर तीन स्तर होते हैं, S1, S2 और S3। जिसमें क्या क्या है? पेक्टिन है, पेक्टोसेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, सुबेरिन है, क्यूटिन और लिग्निन है। फिर बाद में आ जाती है टर्सरी। ठीक है, टर्सरी ना जिम्नोस्पर्म में कहाँ देखने को मिलेगी? ट्रैकिड में देखने को मिलेगी। और ये क्या है? हेमिसेलुलोज प्लस जाइलोन की इसके ऊपर क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। फिर देखो जैसे कि ये ए सेल है, दो सेल है, प्लाज्मोडेस्मेटा या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज प्लांट सेल। दो प्लांट सेल के मध्य साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, इसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। दो सेल का जो कनेक्शन होता है ना, इसमें एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड रहती है, जो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा कनेक्टेड रहती है उसे प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। यह जंक्शन केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा दो प्लांट सेल के मध्य आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसके द्वारा कहते हैं न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर देखो पिट, पिट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिंपल पिट, एक होता है ब्रॉड पिट। सिंपल पिट जो होता है ना, इसमें देखो जो सेल वॉल लिग्निन है, सिंपल पिट में आइसो डायामीटर
ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रॉड पीट होता है ना, इसके अंदर सेल वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन तो होता ही होता है। ठीक है। और बीच में देखो ना, ये सुबेरिन और पाई जाते हैं इसके अंदर, ये मिडिल वाले पॉइंट पर डायमीटर जो होता है ना, मतलब आइस मतलब समान नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग रहता है। सुबेरिन जल के प्रति इम्परमिएबल, सुबेरिन जो है ना वो जल में घुलती नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फिर देखो ग्रासेज है, इक्विसिटम की सेल वॉल पर सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। किसका पाया जाता है, ग्रासेज है और इक्विसिटम है, उनकी जो सेल वॉल होगी ना, उसके ऊपर क्या किसका जमाव देखने को मिलेगा, हमको सिलिका का जमाव देखने को मिलेगा। फिर देखो सेल सेल जंक्शन, देखो सेल अडियर जंक्शन, एक सेल दूसरे सेल से कैसे कनेक्ट हो जाती है, दो सेल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है। सेल सेल जंक्शन किसमें क्या पता करता है, सेल एडियंस में दो सेल के सेपरेट करते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। अब देखो सेल सेल जंक्शन क्या पर कितने प्रकार का हो जाता है, दो प्रकार का होता है, एक तो सेल टू सेल, एक होता है सेल टू मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले देखें हम टाइट जंक्शन। ठीक है, और डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शन और डियर जंक्शन, ये किस में देखने को मिलेंगे, हम सबको तो किस में देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा वो सिर्फ किस में देखने को मिलेंगे, प्लांट में देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले देखो टाइट जंक्शन या जोनुला ओक्लूडेंट की बात करिए, ये सेल के मध्य एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा टाइट जंक्शन का निर्माण होता है। अब सेल के मध्य क्या होता है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के द्वारा टाइट जंक्शन का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। ये दो एपिथेलियल सेल को सील कर देता है, दो जो सेल होती है ना उसको सील कर देता है, ये सोल्यूट वाटर के लीकेज को रोकता है, जिससे क्या होता है, जो मतलब लीकेज ना हो, वाटर और जो भी सोल्यूट है वो लीक ना हो। ये पोलैरिटी को मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, पोलैरिटी मेंटेन कर देती है इसके द्वारा। यह ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, B3, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करता है। और इसकी प्रोटीन कौन से देखने को मिल जाएगी आपको, उनको ओक्लिनिन और क्लाउडिन, जो कि मतलब इनको पैक करके रखेगी, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी। फिर देखो दूसरा आ जाता है डेस्मोसोम या इंटरमीडिएट जंक्शन, यह एक इंटर सेल्यूलर जंक्शन है। क्या है, एक इंटर सेल्यूलर जंक्शन है। यह एपिडर्मिस, स्किन, हार्ट की मायोकार्डियम, यूरिनरी ब्लैडर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यह एक इंटर सेल्यूलर जंक्शन है, कहाँ देखने को मिलेगा, यह एपिडर्मिस, स्किन, हार्ट, मायोकार्डियम, यूरिनरी ब्लैडर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकस में पाया जाता है। इसे जोनोडा अडेरियंस भी कहते हैं, अडेरियन जंक्शन। ठीक है, जैसे ये अडियर कैडरिन प्रोटीन है, इसके बीच के अंदर ये एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, और साथ में क्या है, लेक्टिन्स है और डेस्मोप्लेंकिन और प्लिंकोग्लोबिन। फिर आ जाता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होता है, दो सेल के मध्य साइटोप्लाज्मिक चैनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, दो सेल के मध्य क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक चैनल प्रेजेंट होता है। इसके द्वारा इसके द्वारा सेल्स के मध्य कम्युनिकेशन एवं स्मॉल मॉलिक्यूल का आदान प्रदान होता है, जिसे क्या होते हैं, सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है और मॉलिक्यूल एक दूसरे को देती रहती है। इस जंक्शन के द्वारा 1000 डाल्टन से भी कम मोलिकुलर वेट वाले मोलिक्यूल जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज का आदान प्रदान किया जाता है। ये गैप जंक्शन के द्वारा हम किसको ट्रांसफर करते हैं, अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनका आदान प्रदान करते हैं। इस जंक्शन के द्वारा केमिकल मैसेज का भी आदान प्रदान होता है, किसका होता है, केमिकल मैसेज का आदान प्रदान होता है। देखो जैसे कि ये गैप जंक्शन है, कहाँ देखे हम, हार्ट टू इंटेस्टाइन के अंदर देखे, और ये क्या है, हमारा कनेक्शन प्रोटीन है। फिर देखो हम बात करते हैं, ये क्या हुआ है, एक सेकेंड। अब देखो हम सेल बायोलॉजी के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया था, स्ट्रांसबर्गर ने बताया था। देखो जो साइटोसोल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। और जो ट्रोफोप्लाज्म होता है ना साइटोप्लाज्म का, वो क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, जिसके अंदर जो ना मतलब लिविंग पार्ट होते हैं ना, देखो ये सेल वाले, और इसके अंदर का जो भी मटेरियल है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म को भी हम दो भागों में डिवाइड कर ले इसे। ठीक है, फिर इसके अंदर से ये जो मतलब सॉलिड वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रोफोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, अब इस ट्रोफोप्लाज्म को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर ले। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर तो क्या है, मतलब जिंदा चीजें हैं, और इधर वाले में क्या है, मरी हुई चीजें हैं। तो जो जिंदा चीजें आ जाएंगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनल कहेंगे, और जो मर चुकी है ना, उसको क्या कहेंगे, ड्यूटरोप्लाज्म कहेंगे। फिर देखो
सभी सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। जितने भी मतलब ऑर्गेनेल्स है ना, जितने भी ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल जो भी जिनकी जो मेम्ब्रेन किसकी देखने को मिलेगी, हमको लिपोप्रोटीन की देखने को मिलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसे कि जो मरा हुआ पार्ट है उसको हम क्या करते थे, ड्यूटेरोप्लाज्म कहते थे। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं हमारे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आ जाती है, प्लास्टिड्स आ जाते हैं, पेरोक्सिसम आ जाते हैं। ये सभी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन नहीं लेता, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट जो भी है, और पेरोक्सिसम है, ये क्या कहते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं है। जबकि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, गोल्गी आ जाती है, लाइसोसोम आ जाता है, रेटिक्यूल आ जाता है। अब सबसे पहले बात करिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने दिया था, सबसे पहले पोर्टर ने दिया था। के पोर्टर ने कब दिया था, 1945 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने योग्य बात है। फिर देखो इनसाइड साइटोप्लाज्म, जो मतलब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अंदर की तरफ एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम होता है, मतलब एंडोमेम्ब्रेन है ना सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम जैसे कि हमने देखा ऊपर, कौन कौन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, और रेटिक्यूल है। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग बनाता है। ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। एक्सेप्शन परिपक्व आरबीसी में ईआर एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में ईआर एब्सेंट होती है। जो मैच्योर आरबीसी होती है ना, हमको उसमें क्या नहीं मिलेगी, ईआर नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना ही रखना है। फिर देखो साइटोस्केलेटन के अंदर क्या आ जाता है, तीन चीजें देखने को मिलती है हमको साइटोस्केलेटन के अंदर। एक तो क्या आता है, माइक्रोट्यूब्यूल आती है, एक आता है माइक्रोफिलामेंट आता है, और एक आ जाता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट आ जाता है। ठीक है। एक सेकेंड। फिर देखो जब सेल का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो ईआर माइक्रोसोम के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब जब हम ईआर का क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो ईआर के मतलब छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोसोम्स कहते हैं। ठीक है। अब देखो देखो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसको हम केजोदिका भी कहते हैं, और न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। ठीक है। फिर बाद में ये सिस्टर्नी आ जाती है, मतलब रफ एंडोप्लाज्म की ये हम बात करें। ठीक है। तो ये क्या है, ल्यूमन है। फिर बाद के अंदर आ जाता है, देखो ये क्या जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसकी जो इधर वाली साइड है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। फिर ये बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या कहते हैं हम, ये सिस्टर्नी का क्या है, ल्यूमन पार्ट है। ठीक है। और फिर ये कहती है वेसिकल, वेसिकल क्या करती है, किसमें हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। फिर बाद में जाती है, ये उधर की तरफ हमको क्या देखने मिलेगी, थोड़ी दूर ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब देखो हम राइबोसोम की बात करें। ठीक है। तो राइबोफोरिन, ठीक है, जिसमें क्या होती है, प्रोटीन 1 और प्रोटीन 2। राइबोसोम जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है ना, वो क्या है, राइबोफोरिन है। उसमें क्या है, एक तो प्रोटीन 1 है, एक प्रोटीन 2 है। फिर आती है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर देखो आप ईआर की अगर बात करें, कौन सी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमको तीन चीज देखने को मिलेगी। एक तो क्या हमें देखने को मिलेगी, मतलब सिस्टम में देखने को मिलेगी, एक देखने को मिलेगी वेसिकल्स, एक देखने को मिलेगी ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी का जो डायमीटर होता है ना, वो कितना होता है, 40 से 50 माइक्रोमीटर होता है। और ये कहती है फ्लैट होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी, फ्लैट सेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये सिस्टर्नी। ठीक है। ये क्या है, अनब्रांच होती है, आर में अधिक पाई जाती है। रेफेडोप्लाज्मिक में सिस्टर्नी हमको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। अब वेसिकल की बात करें, वेसिकल जो होती है ना, स्पेरिकल शेप्ड की होती है। देखो जैसे कि ये स्पेरिकल शेप्ड की है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 50 से 500 माइक्रोमीटर है। ये मतलब इम्पोर्टेंट बात है, कितना है, 50 से 500 माइक्रोमीटर है। और ये किसमें हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हमको हेल्प करती है। फिर देखो बात आ जाती है थर्ड नंबर पे, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कैसे जाती है, इरेगुलर शेप की है। ठीक है। और कैसी है, ब्रांच है। और इसका डायमीटर कितना होता है, 50 से 190 होता है। कितना होता है, 50 से 190 होता है। ठीक है। और ये कैसी है, ब्रांच्ड है। जबकि सिस्टर्नी कैसी है, अनब्रांच्ड है। और इसका मतलब सबसे कम डायमीटर इसका है, फिर बाद में इसका है, सबसे ज्यादा किसका है, ये फिर सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। इसका मतलब ट्यूब्यूल का आ जाता है सबसे नंबर 1 पे, वेसिकल्स 2 पे ट्यूब्यूल आ जाती है, थर्ड पे आ जाती है सिस्टर्नी। फिर देखो ईआर के हम एंजाइम्स देखें, तो कौन से देखने को मिलेगा, हम तक तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर एक देखने को मिलेगा एनएडीएच, साइटोक्रोम सी रिडक्टेस देखने को मिलेगा।
फिर देखने को मिलेगा मैग्नीशियम Mg+2 डिपेंडेंट एटीपीएज है, सुक्रेज है, एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेज भी है, ये सारे के सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखो तो हमने पार्ट देखे थे, उसके क्या क्या पार्ट थे। अब बात करते हैं ईआर। ईआर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, उसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम में मतलब किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइबोफ्लोरिन पर प्रेजेंट होते हैं, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और सेकंड प्रोटीन के द्वारा ईआर की सिस्टर्नी से अटैच रहते हैं ये। ठीक है। ये भी मतलब ये राइबोफ्लोरिन प्रोटीन है ना, कौन सी, इसके द्वारा जो ईआर की सिस्टर्नी उससे अटैच रहते हैं। सिस्टर्नी की संख्या जो है ना मतलब अधिक होती है, जो सिस्टर्नी की संख्या होती है ना वो अधिक होती है। जैसे ये राइबोसोम है, ये हमको डायरेक्ट इससे दिखाई दे रही है, लेकिन ये डायरेक्ट इससे अटैच नहीं है, प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, राइबोफ्लोरिन, जो कि मतलब कितनी है, फर्स्ट और सेकंड, उनके द्वारा ये अटैच रहते हैं सिस्टर्नी से। फिर देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इसमें राइबोसोम हमको देखने को नहीं मिलेंगे और राइबोफ्लोरिन प्रोटीन भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। और इसके पास में क्या है, ट्यूबुल्स है। और सिस्टर्नी ट्यूबुल्स और ट्यूबुल्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसके पास में तो क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में सिस्टर्नी होती है, और इसके पास में क्या होता है, सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स, ये तो है, सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इसके बात करें, हम फंक्शन की बात करें रफ एंडोप्लाज्म की भी, और देखो मैं रफ एंडोप्लाज्मी को क्या बोलूंगी, रेयर बोलूंगी, और स्मूथ को बोलूंगी स्टेन। ठीक है। अब देखो जो रेयर है ना, रेयर क्या कराता है, प्रोटीन हेल्प में सिंथेसिस करता है। रेयर जो है सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन, क्या करता है, सिंथेसिस करता है, पैकेजिंग करता है, और सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और उसका पैकेजिंग भी करेगा। ठीक है। और क्या करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है कि जो दिखा है, उसका निर्माण भी करेगा। प्लांट सेल में सेल प्लेट का निर्माण करता है। प्लांट सेल में क्या करेगा, ये सेल प्लेट का नाम निर्माण करेगा, कौन करेगा, रेत करेगा। ठीक है। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मतलब हेल्प करता है, कौन करता है, रेत करता है, किसमें, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट के अंदर। और क्या करता है, जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है ना, वो भी बनाएगा। ये सारे के सारे रेत के काम है। अब देखें हम स्मूथ सेल की बात करें, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फ्लैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भाग लेती है। यानी कि जो फैट होता है ना और कार्बोहाइड्रेट, उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, हमको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलता है। यह ट्राइएसाइल ग्लिसराइड फोस्फोलिपिड स्टेरोल्स स्टेरॉइड की सिंथेसिस करता है। किसके किसका बनाएगा, टग बनाएगा, फोस्फोलिपिड बनाएगा, स्टेरॉल बनाएगा, और मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका निर्माण भी ये करेगा। ठीक है। और ये एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, जिसे हम कहते हैं विटामिन ए के हेल्प में भी सिंथेसिस करता है। विटामिन ए और विटामिन सी का निर्माण भी करेगा। एसीआर लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। अगर अगर हम एसीआर कहाँ में, अगर लीवर में जाके देखें तो वहां पे क्या करता हुआ दिखाई देगा, ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा। ये ड्रग टॉक्सिक सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। किसका किसका करता है, जैसे कि ड्रग है, टॉक्सिन्स है, उन सबको भी क्या करेगा, ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ठीक है। एसीआर में कैल्शियम स्टोर रहते हैं। क्या देखने को मिलेगा, हमको कैल्शियम देखने को मिलेगा शरीर के अंदर। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, ये कैल्शियम मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी हेल्प करती है। जो स्केलेटल मसल है ना और कार्डियक मसल है, इनमें जो कैल्शियम होता है ना, वो क्या काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करवाएगा ये। ठीक है। कार्डियक मसल आपको पता है ना कौन सी होती है, जो कि हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती है, उन मसल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। फिर देखो साइटोक्रोम P450 एंजाइम ड्रग्स एवं विषैले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो डिटॉक्सिक पदार्थ होते हैं ना, कौन से हैं, जैसे कि हमारी ड्रग्स है, ठीक है, और टॉक्सिक मटेरियल्स है, उनके मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करने का मतलब किसने जिम्मा उठा रखा है, वो उठा रखा है साइटोक्रोम डी ई साइटोक्रोम P450 ने। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। फिर इससे क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना देता है, गोल्जी बना देता है। तो गोल्जी क्या बनाएगा, फिर प्राइमरी लाइसोसोम बनेगा। अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस कर देगा आउटर साइड द सेल। ठीक है। अब गोल्जी सिस्टम देखें हम, गोल्जी बॉडी ईआर का, ईआर एवं लाइसोसोम मिलकर बनी होती है। गोल्जी बॉडी किससे किससे मिलकर के बनी होती है, ईआर से भी मिलकर के बनी है। ठीक है। और लाइसोसोम से भी मिलकर बनी है। देखो इधर तरफ देखें तो ये ईआर है, और इधर तरफ देखें तो ये लाइसोसोम है। फिर देखो गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या लिपोकोन्ड्रिया, ये ध्यान रखना, लिपोकोन्ड्रिया,
इडियोसोम्स या डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम किसमें कहते हैं? प्लांट्स में कहते हैं। किसको कहते हैं? गोल्गी बॉडी को, इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इसकी जो मतलब खोज है ना वो किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। ये याद रखना साइंटिस्ट का नाम। सर्वप्रथम कैमिलो गोल्गी ने उल्लू की तंत्रिका तंत्र में सलाइ सिल्वर स्टेन करके गोल्जी बॉडी का अध्ययन किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने जो उल्लू है ना उसका नर्वस सिस्टम में सिल्वर स्टेन करके गोल्जी बॉडी का अध्ययन किया था, ठीक है, AGNO3 के साथ में। इसे डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिकिंग ऑफ सेल के नाम से भी कहते हैं। किसे कहते हैं? ये डायरेक्टर है किसका? मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिकिंग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ट्रैफिक मैन ऑफ सेल भी जाते हैं। कौन है ट्रैफिक मैन कोशिका का? वो है हमारा गोल्जी बॉडी। ये मिडिल मैन ऑफ सेल है, मतलब कोशिका का छोटा आदमी, मध्य आदमी भी है, या मिडिल मैन ऑफ द सेल भी है। गोल्जी बॉडी है ना यूकेरियोटिक सेल में उपस्थित होती है। किसमें? यूकेरियोट में देखने को मिलेगी, एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा इसका, मेच्योर आरबीसी में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। फिर देखो जो गोल्जी बॉडी है, ठीक है, गोल्जी बॉडी में क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? सेक लाइक स्ट्रक्चर है, प्लेट है, 0.57 माइक्रोमीटर है, और ये अनब्रांच होती है, ठीक है। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, और ये अनब्रांच होती है। ट्यूबुल्स की देखें, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ना वो ब्रांच होती है। वैक्यूल जो होती है ना इसके अंदर, वो कैसे होती है? वो होती है मतलब ट्यूब्यूल में बडिंग की क्रिया के द्वारा वैक्यूल बनती है। ट्यूब्यूल के अंदर क्या होती है? बडिंग बड़ होने लग जाती है, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगी? ये जो मतलब यहाँ पे बड़ होगी, बड़ होने से क्या बन जाएगी? ये हमारी वैक्यूल बन जाएगी। ये नॉन कोटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। कैसी है? नॉन कोटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। वेसिकल्स फिर देखो इनका निर्माण सिस्टर्नी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिस्टर्नी के द्वारा होता है। वेसिकल कौन बनाएगी? हमारी सिस्टर्नी बनाएगी। ये कोटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, मतलब इनके ऊपर कोट पाया जाता है। ऐसे 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 ये कोट पाया जाता है, जबकि हम देखें वेहिकल के अंदर कोट नहीं है। सिस्टर्नी से क्या बनेगी? वेसिकल बनेगी, और ट्यूब्यूल से क्या बनेगी? वैक्यूल बनेगी, ठीक है। देखो ये सबसे पहले क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये ट्रांस गोल्जी है, बाइकॉनवेव, बाइकॉनकेव, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखो ये है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। फिर बाद के अंदर ये है वेसिकल जो कि कोटेड है, वैक्यूल जो है नॉन कोटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। फिर ये ट्यूब्यूल है, देखो ये है सिस्टर्नी, ठीक है। और फिर है ल्यूमन ऑफ सिस्टर्नी इधर है, ठीक है। ल्यूमन ऑफ सिस्टर्नी ये अंदर वाली है। फिर देखो ये है हमारी सिस गोल्जी। ये क्या है? सिस गोल्जी है। सिस गोल्जी जो होता है ना वो कैसा होता है? बाइकॉनकेव होता है, एफ फेस फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। और ये क्या है? ट्रांस गोल्जी। ट्रांस गोल्जी इधर कैसा होता है? बाइकॉनकेव एम फेस, मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी होता है। ट्रांस गोल्जी कैसा होता है? एम फेज यानी कि मैच्योरिंग फेज, जो मैच्योर होने वाला फेज होता है वो होता है। सिस गोल्जी कैसा होता है? फेस फॉर्मिंग ऑफ गोल्जी बॉडी। फिर देखो अब इसके काम देखे हम क्या क्या है गोल्जी बॉडी के काम। गोल्जी बॉडी की सिक्रेशन, गोल्जी बॉडी जो सिक्रेशन में हेल्प करता है सबसे पहला तो, ठीक है। गोल्जी बॉडी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है। किसका मॉडिफिकेशन करता है? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। कौन बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी करता है। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड के ऊपर क्या करेगा? ये शुगर का एडिशन कर देता है। ग्लाइकोसाइडेशन या ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन सॉर्टिंग जिसे कहते हैं। स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण भी करता है। स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है ना वो कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी बनाती है। गोल्जी बॉडी कॉन्ट्रैक्टाइल ग्रेन्यूल उस साइट का निर्माण करती है। किसका करती है? वो कॉन्ट्रैक्टाइल ग्रेन्यूल होती है ना उस साइट के अंदर, उसका निर्माण भी ये करती है, ठीक है। फिर देखो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होती है ना उसका निर्माण भी करती है। फिर देखो एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल में उपस्थित गोल्जी बॉडी ही हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल में उपस्थित गोल्जी बॉडी, गोल्जी मतलब जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना उसके अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है ना वो क्या करती है? हार्मोन का सिक्रेशन करती है। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण भी करती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी ईआर एवं लाइसोसोम के साथ मिलकर क्या बनाती है? जीईआरएल बनाती है, ठीक है। किसके किसके साथ में मिलकर बनाएगी? ये लाइट राइट साइड जो मिलेगी लाइसोसोम से, लेफ्ट साइड मिलेगी हमारे गोल्जी बॉडी से, और क्या बना देगी? जीईआरएल सिस्टम बना देगी जो कि इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्या करेगा? इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर देता है गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम सिस्टम।
में, और ये गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में सेल डिवीजन के दौरान सेल प्लेट के निर्माण में है सहायता करती है, जिसे हम फ्लेग्मोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या बनाएगी, सेल प्लांट सेल प्लेट बनाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लेग्मोप्लास्ट कहते हैं। अब देखें, अब बात करते हैं हम, कौन सा आ जाता है हमारा, लाइसोसोम हो जाता है। लाइसोसोम की जो डिस्कवरी किसने की थी, रिड्यू ने की थी। और इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल वेग भी कहते हैं, इसे सेल का एटम बॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का एटम बॉम्ब भी कहते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और एक्सेप्ट देखे मेच्योर आरबीसी के अंदर ये हमको देखने को वो नहीं मिलेगा। मेच्योर आरबीसी उसमें नहीं है ये। प्लांट सेल की तुलना में एनिमल सेल में लाइसोसोम अधिक पाए जाते हैं। प्लांट की कंपैरिजन में किसमें देखने को मिलेंगे ज्यादा, हमारे एनिमल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करें हम, प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, उसमें क्या है, लाइसोसोम नहीं है। लाइसोसोम का निर्माण ईआर या गोल्जी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ईआर के द्वारा भी होता है और गोल्जी के द्वारा भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम एब्सेंट है। लाइसोसोम कौन बनाएगा, ईआर भी बनाएगी और गोल्जी भी बनाएगी। लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक, लाइसोसोम में कौन से एंजाइम रहते हैं, हाइड्रोलाइटिक और हाइड्रोलाइजेज रहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, और इसका जो पीएच रहता है ना, वो कितना होता है, 4 से 5 रहता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। लाइसोसोम जो है पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल है। कैसा ऑर्गेनल है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर स्टेबिलाईजर्स और लेबिलाईजर्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम पर पाए जाने वाले स्टेबिलाईजर्स लाइसोसोम मेम्ब्रेन के को फटने से रोकते हैं। जो स्टेबिलाईजर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन रहती है उसको फटने से रोकते हैं। और स्टेबिलाईजर का जो साइज होता है वो लेबिलाईजर से ज्यादा होता है। स्टेबिलाईजर मेम्ब्रेन अपनी स्थिति में बनी रहती है। स्टेबिलाईजर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो अपनी स्थिति में बनी रहती है। कोर्टिसोल्स हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोर्टिकोस्टेरॉल्स हो गया, और कोले कोलिक्यूनिन हो गया। ठीक है, कोर्टिसोल है, कोलेस्ट्रॉल है, और कोर्टी कोर्टिकोस्टेरॉन्स है, और कोलिक्यूनोन्स है। फिर बात करें हम लेबिलाइजर्स। यदि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर स्टेबिलाईजर की तुलना में लेबिलाइजर अधिक हो जाता है तो मेम्ब्रेन फट जाती है। अगर लेबिलाइजर ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को फाड़ देगा। ठीक है, जैसे कि प्लस क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गई, फैट सोल्यूबल विटामिन हो गया, जैसे कि अडेक हो गई जो फैट सोल्यूबल है। फिर आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। जब क्या हो जाता है, स्टेबिलाईजर कम हो जाते हैं, किसके कंपैरिजन में, लेबिलाइजर्स के कंपैरिजन में। मतलब जब लेबिलाइजर्स ज्यादा होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, मतलब ये क्या रहते हैं, हमारे स्टेबिलाइजर ज्यादा रहते हैं, जैसे कि कौन है, कोर्टिसोल है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब है। फिर देखो लाइसोसोम बात करें, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। ये कैसा है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है। कौन है, लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है ना, इनएक्टिव होता है। फिर आ जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर आ जाता है टर्सरी लाइसोसोम, टेली टेलिलो टीलोलाइसोसोम रेजिडुअल बॉडी है ये। फिर रहता है ऑटोफेगी, ये क्या करता है, साइटोसोम, ये साइटोसोम ये क्या है, साइटोलाइसोसोम। फिर देखो प्राइमरी लाइसोसोम की अगर बात करें, इसका जो निर्माण होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी का। गोल्जी की पैकेजिंग के दौरान प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। जब गोल्जी पैक होती है ना, तब किसका निर्माण होता है, प्राइमरी लाइसोसोम को होता है। इसे इनएक्टिव लाइसोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनएक्टिव लाइसोसोम भी कहते हैं। यह हाइड्रोलाइटिक या हाइड्रोलाइजेज एंजाइम से भरे होते हैं। मतलब किससे भरे होंगे ये, जैसे कि हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो बहुत ज्यादा भरे हुए दिखाई देंगे। और 50 प्रकार के कम से कम हाइड्रोलाइजेज एंजाइम देखने को मिलेगा। और जो पीएच होता है ना, वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, यानी कि 4 से 5 होगा। फिर अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर H प्लस पंप पाया जाता है। कौन सा पंप पाया जाता है, H प्लस पंप हमको देखने को मिलेगा लाइसोसोम के मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसे कैथपेसिन्स है, एसिड फोस्फाटेजेस है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, फोस्फाटेज फोस्फोलिपिड्स है, प्रोटीएज है, न्यूक्लिक एसिड है। ये सिंगल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है जो कि किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन से। फिर एसिड पीएच होता है ना, उसका कितना होता है, 4 से 5 होता है। और इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होकर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स है। अब देखो ये प्रोटोन है, H प्लस पंप, ये एक्टिव होता है तो ये क्या करेगा, एटीपी का ब्रेक डाउन करके H प्लस आयन को
बाहर से अंदर ट्रांसफर कर देगा। इसका डायमीटर जो होना मतलब कितना होता है, 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। कितना, 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़े लाइसोसोम पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर देखे ना हम, तो सबसे लार्ज साइज के लाइसोसोम देखने को मिलेंगे। और मैक्रोफेजेस के अंदर कितने देखने को मिलेंगे हमको, 0.8 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक के माइक्रोसोम देखने को मिलेंगे। फिर देखो सेकेंडरी लाइसोसोम जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हेटेरोफेगी करता है। ठीक है, क्या करेंगे, हेटेरोफेगी करते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम को जब फेगोसोम्स और पिनोसोम्स, ऑटोसोम्स करके क्या कर बना लेते हैं हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम। फेगोसोम यानी कि वो बड़े पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल को ले ले, पिनोसिन यानी कि लिक्विड पार्टिकल को ले ले, तो क्या बना देंगे, हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम बना देंगे। प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोलाइसोसोम जो है ना, क्या करते हैं, हेटेरोफेगी करते हैं। तो क्या बन जाता है हमारा, फेगोलाइसोसोम बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम करते हैं। जब प्राइमरी लाइसोसोम क्या करता है, मतलब किसी सॉलिड चीज को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है, तो ये क्या हो जाएगी, हेटेरोफेगी। अब ये जो बनने वाली स्ट्रक्चर होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, जिसे फेगोलाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है ना, और प्लस पिनोसोम जो होता है, तो ये क्या करता है, हेटेरोफेगी करता है, तो ये क्या करता है, पिनोलाइसोसोम बना लेता है। इसे भी हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम ही कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम ऑटोसोम, ऑटोसोम को का मिल के जब ऑटोफेगी कर लेता है, इसको ऑटोसोम को खा लेता है, तो ये क्या बनाते हैं, ऑटोलाइसोसोम कहलाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम सेल की बात करें, तो सेल के अंदर क्या होता है, एक तो एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है, एक होती है एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जब कोई सेल मतलब बाहर से अपने अंदर कोई चीज डाल ले, तो उसे हम क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फेगोसाइटोसिस, एक होती है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो है, मेडसिनकोफ ने बताया था। किसने बताया था, मेडसिनकोफ, में ये ध्यान रखना, मेडसिनकोफ ने बताया था। जब सेल सॉलिड पदार्थ को अंतर्ग्रहण करे, इसको सॉलिड पदार्थ को अंतर्ग्रहण करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और जो पिनोसाइटोसिस कहता है, जब सेल तरल पदार्थ का अंतर्ग्रहण करे, जब लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर डाल ले, ड्रिंकिंग कर ले, तो उसे हम क्या करते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। जिसका ध्यान रखना, किसने बताया था, लेविस ने बताया था। एक्सोसाइटिस कहता है, किसे कहते हैं, जब किसी, जब ये सेल किसी पदार्थ का बहिरक्षण करे, यानी बाहर जब निकाल दे, यानी कि वोमिटिंग कर दे, कुछ भी अपने अंदर से बाहर निकाले, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो ये जो ना सेल क्या कर रही है, एक्सोसाइटोसिस कर रही है, ये क्या है, हमारी सेल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से क्या बने, प्राइमरी लाइसोसोम बने। प्राइमरी लाइसोसोम ने क्या करा, अपने अंदर कुछ चीज डाल ले ली, तो उसे मतलब फेगोसोम, सॉलिड सेल ले ली, तो उसे क्या बन गया, फेगोसोम। ठीक है, फेगोसोम जो ना आरबीसी और डाइजेस्ट पार्टिकल जो होते हैं ना, उसको तो ऑब्जॉर्व कर लेगा, और जो मतलब बेकार पार्टिकल है उसको बाहर ले डाल देगा। तो ये सॉलिड पार्टिकल है, इसने अपने अंदर डाला, फिर एक्सोसाइटोसिस किया, है ना। फिर ये तो एंडोसाइटोसिस कर रहा है, देखो ये सॉलिड पार्टिकल है, इसको अंदर की तरफ ले रहा है, तो ये क्या है, एंडोसाइटोसिस है। आरबीसी क्या है, एक रेजिडुअल बॉडी है। फिर देखो पिनोसाइटोसिस की बात करें, लिक्विड एंडो, मतलब जब कोई लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर लेता है ना, या बाहर डालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब देखो ये लिक्विड मटेरियल अंदर आ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पिनोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब पिनोसोम, पिनो ये क्या बन गया, हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। ये प्राइमरी था, इसने इसके साथ फ्यूज हो गया, तो ये क्या बना, हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर ये वापस डाइजेस्ट, डाइजेस्ट बॉडी जो है ना, उसको तो अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो रेजिडुअल बॉडी है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसको क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा। फिर देखो ऑटोफेगी, जब है ना, मतलब क्या है, हमारा प्राइमरी लाइसोसोम और ऑटोसोम मिल जाता है, तो क्या करता है, ऑटोलाइसोसोम बना लेता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम देखें, ये क्या है, हमारा ईआर है। ईआर से क्या है, अल्टर्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब इसने ना मतलब लाइसोसोम ने अंदर अपने अंदर एलिमेंट कर लिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, हमारा क्या मिला, ये प्राइमरी लाइसोसोम बना। ठीक है, अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, एक तो रेजिडुअल बॉडी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसको बाहर निकाल देगा, और जो ऑटो लाइसोसोम जो है, डाइजेस्टेड पार्ट है, उसको अपने अंदर ले लेगा। अब फंक्शन देखे हम लाइसोसोम के, तो फंक्शन जो होते हैं ना लाइसोसोम के, तो देखो हेल्प इन डाइजेशन, किस में हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन है। ठीक है, और किस में हेल्प करेगा, हेटेरोफेगी के अंदर हेल्प करेगा,
ऑटोफेगी के अंदर हेल्प करेगा और क्रिनोफेजी के अंदर हेल्प करेगा। अब देखो जो क्रिनोफेगी क्या होता है, थायराइड फॉलिकल के फटने से लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थायरोग्लोबुलिन का डाइजेशन करके थायरोक्सिन बनाता है। जब थायराइड फॉलिकल के फटने से लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं ना, हाइड्रोग्लोबिन का डाइजेस्ट कर लेते हैं। जब थायराइड फॉलिकल्स फट जाते हैं तो लाइसोसोम के एंजाइम क्या करते हैं, थायरोग्लोबिन का डाइजेस्ट कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, थायरोक्सिन बनाते हैं। ऑटोसोम भी मॉडिफाइड लाइसोसोम ही है। एक्रोसोम्स क्या है, मतलब जो हमारा मॉडिफाइड लाइसोसोम है। कोर्टिकल ग्रेनुल भी क्या है, एक प्रकार की मॉडिफाइड लाइसोसोम ही है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होती है ना, कोर्टिकल ग्रेनुल पॉलीमर्स भी को रोकती ही है, कोर्टिकल ग्रेनुल जो है। फिर देखो लाइसोसोम गोल्जी बॉडी ईआर के साथ मिलकर क्या बनाता है, जीईआर जीईआरएल बनाता है। ठीक है। फिर देखो लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम कैथपेसिन टेडपोल लार्वा के टेल का डिजनरेशन करता है। ये इसके अंदर कैथपेसिन एंजाइम है लाइसोसोम के अंदर, जो कि टेडपोल लार्वा है ना, उसका टेल का क्या कर देता है, डिजनरेशन कर देता है, डिजनरेशन कर देता है उसको, मतलब खत्म कर देता है, हटा देता है, डिजनरेट कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फिर आ जाती है हमारी नेक्स्ट चीज वैक्यूल। ईआर पढ़ लिया हमने, गोल्जी पढ़ लिया, अब बचा है वैक्यूल। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसे, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट में क्या है, ये एब्सेंट है। यूकैरियोट में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। यूकैरियोट प्लांट सेल का 90% भाग जो है ना वैक्यूल को घेर, मतलब 90% चीज हमको क्या, किसने घेर लिया, प्लांट के अंदर सेल में वैक्यूल ने घेर लिया। एनिमल सेल में वैक्यूल जो है ना एब्सेंट होती है, या फिर मतलब छोटी होती है आकार में। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो टोनोप्लास्ट होती है। ठीक है। अब देखो ये मतलब इसके अंदर का जो मटेरियल है उसे हम क्या कहते हैं, सेल सब कहते हैं, या टोनोप्लाज्म भी कह देते हैं। ठीक है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अभी इसके पास में क्या होता है, मतलब पंप होता है, जिससे वो हमारा जो कहता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये कहता है हाइड्रो आयंस हाइड्रोटोनिक। ये क्या कहता है, एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा और मतलब एटीपी को तोड़ देगा और आयन को अंदर डाल देगा। ठीक है, एक फॉस्फेट का यूज करके। फिर सेल सेट की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से अधिक होती है। सेल सेट जो होता है ना, ये टोनोप्लास्ट का, इसकी कंसंट्रेशन किससे ज्यादा अधिक है, साइटोप्लाज्म की, यानी कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उससे ज्यादा है। ठीक है। किससे ज्यादा है, साइटोप्लाज्म से ज्यादा है। साइटोप्लाज्म में आयन का मूवमेंट सेल सेट में होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, आयन भरे रहते हैं। ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ से, साइटोसोल से कहाँ आते रहेंगे, हमारे मेम्ब्रेन के अंदर आते रहेंगे। ये किसमें, सेल सेट के अंदर आते रहेंगे। फिर देखो आयन का यह मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होता है। आयन का मूवमेंट कैसा होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है। इसके लिए क्या होती है, मतलब एटीपी की आवश्यकता होती है। ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देखो फाइलम प्रोटोजोआ जो होता है ना, कोर्टिकल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जो कि क्या क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है, रिमूवल ऑफ एक्सेस, मतलब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उनको रिमूव करती है, H2O फ्रॉम बॉडी, एक्सेस बॉडी, मतलब ज्यादा जो बॉडी रहता है, बॉडी के अंदर ज्यादा पानी अगर है तो उसको रिमूव करने में काम करेगी। और एक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे एटीपी की आवश्यकता होती है वहां पे ये काम करती है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया ने चारों चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया और बीच में क्या है, हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है। अब देखो देखो जैसे ये है फूड वैक्यूल को चारों तरफ से किसने घेर रखा है, लाइसोसोम ने घेर रखा है। अमीबा के अंदर क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कितनी होगी, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जबकि पैरामीशियम के अंदर देखें हम, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी। ठीक है। फ्लावर का कलर वैक्यूल में उपस्थित पिगमेंट के कारण दिखाई देता है। जो फ्लावर हमको कलर, फ्लावर का जो कलर दिखाई दे रहा है ना हमको, ये फ्लावर जो भी है, ये किसकी वजह से कलरिंग दिखाई दे रहा है, हमारे वैक्यूल के अंदर जो पिगमेंट सिस्टम है ना, वैक्यूल के पिगमेंट, उसके द्वारा दिखाई देता है। जैसे पर्पल कलर जो होता है ना फ्लावर का, वो क्या होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और वो किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। फिर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसोम्स कहते हैं। कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोसोम ये याद रखना। एक ऐसी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कीटो की रेखित पेशी में सर्वप्रथम कोलिकर, किसने, कोलिकर ने 1880 के में माइटोकॉन्ड्रिया की
को देखा था, मतलब कीटों के अंदर सबसे पहले कोलिकर ने देखा था। कीटों की जो रैखिक पेशी है ना, उसके अंदर कोलिकर नाम का एक साइंटिस्ट है, 1880 में उसने किए थे। उसकी रैखिक मसल निकाली, उसमें उसने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, देखा था। और जो नाम दिया था ना, खोज का श्रेय रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, तो ये ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है। ये देखो, खोज का श्रेय किसको होता है? फ्लेमिंग फिला का है, ठीक है, फिला का है माइटोकॉन्ड्रिया को। एल्टमान ने 1894 में 1894 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोप्लास्ट किया। फिर देखो, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रियन बढ़ दिया था। ये चीजें याद रखने योग्य बातें हैं। जो फ्लेमिंग ने क्या बोला? फाइला बोला। एल्टमान ने क्या बोला? 1894 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? बायोप्लास्ट बोला। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ दिया था। अब इसका जो साइज होता है ना, 1 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। सामान्यतः एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1000 से 1600 तक। सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बड़ी की फ्लाइट मसल में पाई जाती है। एक सेल में कितनी देखने को मिलती है हमको? नॉर्मली 1000 से लेके, यानी कि 1K से लेके, मतलब 1.6K तक देखने को मिलेगी। 1000 से 1600 तक। और सबसे ज्यादा जो मतलब बड़े जो होती है ना, उनकी जो फ्लाइट मसल होती है ना, उनमें देखने को मिलती है। फिर आ जाता है कोरेला फस्का में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। एक एलगी है जिसका नाम क्या है? कोलेरा फस्का। क्या नाम है? कोलेरा फस्का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स कहते हैं। मसल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं ना, उनको क्या कहेंगे? सार्कोसोम कहेंगे। ये याद रखना, क्या बोलते हैं? मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सार्कोसोम बोलते हैं। सेल का पावर हाउस ऑफ सेल जो है, वो कौन है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। यह क्या करता है? ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है, एटीपी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेन जो है ना, जेनस ग्रीन। माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेन किससे करते हैं? जेनस ग्रीन से करते हैं, या अल्टमान फ्यूजिन से करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। एक्सेप्शन जो है सिव सिव ट्यूब और आरबीसी में क्या होता है? मतलब जो सिव ट्यूब होती है ना, और आरबीसी जो है, उसके अंदर क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ध्यान रखना ये चीज, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें एब्सेंट है? सीओ ट्यूब के अंदर और आरबीसी में एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया वैसे ही एब्सेंट है। यह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। किससे? इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो दो मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसकी भी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो मतलब बाइलेयर बोला है, डबल मेम्ब्रेन बोला है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो कितने से होती है? 60 से 75 एंगस्ट्रॉन की होती है। और इनर मेम्ब्रेन भी जो होती है ना, 60 से 75 एंगस्ट्रॉन की ही होती है। फिर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये कितनी होती है? 60 से 75 एंगस्ट्रॉन की। और किससे मिलकर के बनी होती है? इसके अंदर ज्यादा क्या है? फोस्फोलिपिड ज्यादा है। फोस्फोटिडिल कोलिन लेसिथिन की अधिकता, ठीक है, कोलिन्स प्रोटीन। फोस्फोटिडिल कोरिन और फोस्फोटिडिल कोलिन, जिसे हम लेसिथिन भी कहते हैं, वो भी ज्यादा है। और पोरिन जो है वो भी ज्यादा है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, परमीएबल होती है। पोरिन क्या आता है? एक प्रकार का चैनल फॉर्म करता है, जिससे हम अब कुछ भी चीज अंदर भेज सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर रहता है इनर माइटोकॉन्ड्रियम जो है ना, इसके अंदर जो होता है ना, फोस्फोलिपिड कम कम होता है। फोस्फोलिपिड क्या होता है? कम। जबकि प्रोटीन क्या होता है? अधिक होता है। जबकि आउटर मेम्ब्रेन में क्या है? फोस्फोलिपिड तो ज्यादा है और प्रोटीन कम है। और यहाँ पे क्या है? प्रोटीन ज्यादा है, फोस्फोलिपिड कम है। फिर है डिसफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल की अधिकता होती है, ठीक है, कि इसकी होती है डिसफॉस्फेटिडाइल कोलिन की अधिकता होती है। और क्या है? कार्डियोलिपिन है। इनके कारण इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, इम्परमिएबल होती है। क्या है? कार्डियोलिपिन है, डाइफॉस्फोडग है, डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है, वो है जिसकी वजह से इम्परमिएबल है। एटीएस के एंजाइम उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो भी एंजाइम चाहिए होते हैं ना, वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। क्या क्या करती है? एटीपी का निर्माण करती है। एटीपी सिंथेज। F1 पार्टिकल जो है ऑक्सीसोम जिसे कहते हैं। F0 और F1 पार्टिकल एटीपीएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। F1 क्या है? ऑक्सीसोम है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के मध्य एक स्पेस पाया जाता है, ठीक है। ये जिसे हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के मध्य एक स्पेस है, जिसे क्या कहते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, या इंटरकॉन्ड्रियल स्पेस, या इनर में इंटरकॉन्ड्रियल, ये नया नाम है, ये ध्यान रखना।
और इंटरकॉन्डियल स्पेस, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं, पीएमएस आईएमएस। और इसके अलावा इंटरकॉन्डियल स्पेस भी कहता है। और इसका जो डायमीटर होता है ना, वो कितना होता है ये ध्यान रखना, 80 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये प्रोकैरियोटिक डीएनए के समान है। डीएनए की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। इसमें क्या डीएनए प्रेजेंट है जिसके कारण से इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम कैसा है, इसके अंदर 70 एस टाइप का, जो कि क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के समान है। फिर देखो मेमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, मेमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम जो होते हैं ना, इसके अंदर 55 एस टाइप के अंदर होती है। मेमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो उसमें राइबोसोम देखें तो कितना है, 55 एस टाइप का है, क्योंकि 25 एस और 35 एस से मिलकर के बना होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मेमल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर राइबोसोम कैसा है, 55 एस टाइप का, जो कि 25 एस और 35 एस से मिलकर के बना है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन साइटोसोलिक राइबोसोम पर संश्लेषित होती है। प्रोटीन जो होती है ना, साइटोसोलिक राइबोसोम है उस पर बनती है। जब किसी सेल के टोटल एंजाइम की 70% एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। जब किसी सेल के टोटल एंजाइम किसी सेल के टोटल एंजाइम के 70% एंजाइम, मतलब कोई ये सेल है, इसके जो मतलब एंजाइम प्रेजेंट है, इसका मतलब 70% हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाएंगे। करेब साइकिल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है, उसका भी एंजाइम यहीं पे प्रेजेंट हो गया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का ये सेंटर है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के एंजाइम भी यहीं पर हमको देखने को मिलेंगे। अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म के एंजाइम भी यहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीटा ऑक्सीड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उसके एंजाइम भी ये यहीं पर भी है। अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म के एंजाइम भी यहीं भी है। और क्या होता है इसके अंदर, डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, ये सब होता है इसके अंदर। क्या होता है, डीएमिनेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ट्रांसएमिनेशन होता है। और लेकिन साइकिल के एंजाइम जो होते हैं, यूरिया साइकिल की जो एंजाइम होती है, वो भी हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही देखने को मिलेंगे। रिकेट्स प्रोविजिकल्स प्रोविजिकी बैक्टीरिया के जीनोम सीक्वेंस की माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम के सीक्वेंस से मिलती जुलती है। रिकेट्सिया प्रोविजिका बैक्टीरिया का जो जीनोम मतलब एक बैक्टीरिया है, क्या नाम है उसका, रिकेट्सिया ब्रोविजिकिया बैक्टीरिया, जिसके जीनोम की सीक्वेंस देखा जाता है ना, तो वो किसके जैसे दिखाई देती है, हमको सिमिलर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम के। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर है इसकी पूरी की पूरी। देखो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर कुछ चैनल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टॉम 40। और ये क्या होते हैं, ओरिन प्रोटीन। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी कुछ चैनल प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन, रिसेप्टर चैनल। और राइबोसोम होता है ना, वो 70 टाइप का होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है और क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। ये क्या होते हैं, अब वन पार्टिकल जो होता है ना, ऑक्सीजन, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बना होता है जो F0 F1 एटीपीएस का। ये है आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन ये है अंदर वाला पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या स्पेस इनर साइड। फिर होता है क्रिस्टी, जो है मैंने बोला इनफोल्डिंग वगैरह, ये जो अंदर वाला है मैट्रिक्स है। टॉम है ट्रांसलोकेज फॉर आउटर मेम्ब्रेन, और टिम है ट्रांसलोकेज फॉर इनर मेम्ब्रेन। कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो ना, यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। किससे किसके जैसे, मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन है ओम जो है इसकी, वो किससे देखने को मिलेगी हमको, यूकैरियोट के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सिमिलर दिखाई देती है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। कितना इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे इसमें। आउटर मेम्ब्रेन किसके जैसी है, देखो जैसे ये आउटर है, ये ओम है, ये आईएम है, ये किसके जैसे है, यूके के जैसे है। और इनर मेम्ब्रेन जो है किसके जैसे है, प्रोकैरियोट के जैसे है। इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पढ़ा भी। इनर क्या है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। अंदर मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, एक क्रिस्टी कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है। क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है और अधिक मात्रा में एटीपी बने। देखो ये है हमारा F0 पार्टिकल, प्रोटो प्रोटॉन कंडेंसेशन। ये क्या है, बेस पे है। अब वन मोरेन, ये है ओलिगोमाइसिन के प्रति सेंसिटिव होता है। ये है स्टोक, ये है हेड, ये क्या करता है, एटीपी। और यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एडीपी क्या लेता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेता है। एटीपी सिंथेज जो है क्या कर देता है,
एटीपी का निर्माण कर देता है। F1 जो है पार्टिकल्स ऑक्सीसोम, F0 या F1 एटीपेज कॉम्प्लेक्स जो है। फिर देखो F0 रीजन जो है, कौन सा F0 रीजन, एफ मोरेन, ओलिगोमाइसिन के प्रति सेंसिटिव होता है। कौन सा F0 वाला किसके प्रति सेंसिटिव है, ओलिगोमाइसिन। जल्दी तो ये काम करना बंद कर देगा। यदि किसी सेल को ओलिगोमाइसिन से ट्रीट किया जाता है तो F0 रीजन है, और जीरो रीजन में प्रोटोन का कंडक्शन रुक जाता है। जो F0 ना, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, उसके अंदर क्या होगा, प्रोटोन का कंडेंसेशन रुक जाता है। प्रोटॉन का कंडेंसेशन रुक जाता है, जिसके कारण एटीपी का निर्माण जो होता है ना, वो क्या होता है, अवरोध हो जाता है। अर्थात फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया जो होती है, किसकी क्रिया, फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया रुक जाती है। पीपी। अब नोट याद रखने वाली बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करेंगे, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स का जो पीएच होता है ना, कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। कितना होता है, 7.2 होता है। कितना होगा, 7.2। फिर देखो बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के समान कैरेक्टर रखता है। किसके समान होता है, बैक्टीरिया के समान कैरेक्टर रखता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति एंडोसिम्बायोसिस या एंडोसाइटोसिस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक ओरिजिन से हुई है। किससे हुई है, एंडोसाइटोसिस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से हुई है। तो देखो ये यूकेरियोटिक सेल है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकेरियोटिक सेल। इसने क्या किया, ये है हमारा यूकेरियोटिक बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, इनने एंडोसाइटोसिस करी, इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया। ये आउटर मेम्ब्रेन तो हो गई हमारी यूके की, और इंटर मेम्ब्रेन हो गई पीके की। फिर ये क्या हो गया, इसने अंदर की तरफ इनफोल्डिंग कर लिया। ये जो बैक्टीरिया था, इसने अंदर की तरफ क्या कर लिया, इनफोल्डिंग कर लिया। तो क्या बन गई, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया बन गई। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के समान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए तो किसके समान होता है, बैक्टीरियल डीएनए के समान होता है। रिकेट्स या प्रोविजिका के जीनोम की सीक्वेंस माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम की सीक्वेंस से मिलती है। किसकी मिलती है, रिकेट्स या प्रोविजिका की जीनोम की सीक्वेंस माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम से मिलती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक सेल के समान 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल के समान क्लोरोफिकनोल एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव होती है। किसके प्रति सेंसिटिव है, क्लोरोफिकनोल, क्लोरोफिनिकोल के प्रति सेंसिटिव है। इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ना, क्लोरोफिनिकोल की वजह से रुक जाता है। इसका हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बैक्टीरिया के समान बाइनरी फिशन होता है। किसके समान होता है, बैक्टीरिया के समान बाइनरी फिशन होता है। फिर देखो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर इसके अंदर बाइनरी फिशन होगा तो क्या बनेगा, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। और फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, सेंटर फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। यह एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है। क्या चलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है। कैरिब साइकिल, ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। किसके फलस्वरूप होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है, जिसमें क्रेब साइकिल, ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। फिर देखो फैटी एसिड का क्या होता है, इसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया योग सिंथेसिस, ब्यूटेलोजेनेसिस में हेल्प करती है। योग का सिंथेसिस जो होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेलोजेनेसिस कहते हैं, उसमें सहायता करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है, अमीनो एसिड का क्या होता है, कैटाबोलिज्म होता है। अमीनो एसिड का कैटाबोलिज्म, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन होगा, ट्रांसएमिनेशन होगा, और डिकार्बोक्सिलेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया ऑर्निथिन साइकिल भी चलती है। कौन सी यूरिया ऑर्निथिन साइकिल चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना है हमको, तो उसके लिए कौन का मदद करेगा हमारी, वो हमारी मदद करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी हेल्प करती है। किसमें, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजिनेसिस में हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि अमीनो एसिड से क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना, क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। इसमें फोटो रेस्पिरेशन में भाग कौन रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, पेरोक्सिसम रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया लेती है। ऑक्सीडेशन ऑफ इपिनेफ्रिन करती है।
एपिनेफ्रिन का क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है। लॉन्ग फैटी एसिड चेन के संश्लेषण में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। कौन बन ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो दो काम करेगी। एक तो एपिनेफ्रिन का क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। एक है लॉन्ग फैटी एसिड चेन का निर्माण करेगी। अब माइटोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम उसकी आउटर मेम्ब्रेन निकाल दें तो उसे हम क्या कहते हैं, माइटोप्लास्ट कहते हैं। अब देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके ऊपर क्या है, एचटीएस डिहाइड्रोजनेट एंजाइम पकड़ता है जो जिसको इनिबिट कर देता है मेलोमेट। ठीक है, और फिर आ जाता है ये यूरिया साइकिल चलता है इसके अंदर। F0 F1 एटीपीएस कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का में हेल्प करता है। फिर आता है फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फोटो साइकिल चलती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस और टीसीए साइकिल चलता है। अमाइनो एसिड का क्या होता है इसके अंदर, कैटाबोलिज्म होता है जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन, डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, ये सब कहाँ पे हो रहा है, मैट्रिक्स के अंदर होता है। ये बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, फैटी एसिड का हो रहा है। तो देखो इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर क्या है, कार्डियोलिपिन अर्जेंट है, जो कि क्या होती है, ये एनएडीएच के लिए इम्पल्विएबल होती है। एनएल को ले, एनएडीएच को लेके ना ना तो अंदर मत आ। फिर आता है प्लास्टिड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।